देखिए, भारत के संविधान की रक्षा करना, भारत के संविधान को मजबूत करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और उस आज जो है वो खतरे में है, तो हमें सब चीजें पीछे रख के भारत के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए हमें दिन रात एक कर देना चाहिए। सब लोगों की जिम्मेदारी है किसी भी हालत में भारत के संविधान को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, उसको कमजोर नहीं होने देना। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। जिस तरह से पिछले दिनों में वकीलों का मार्च नजर आया, वकील कहीं ना कहीं आशंकित नजर आए उनकी आजादी को लेकर। ये हमारे भारत के इतिहास में एक बड़ी गंभीर घटना माना जा सकता है। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है एडवोकेट प्राचा जी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने किस तरह इनके घर पे छापेमारी की थी, वहीं से ये सवाल उठ के खड़ा हुआ है। इसी बारे में उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है वकीलों के दिलों में और क्यों वो इस तरह से रास्तों पे उतर रहे हैं और क्या उनकी डिमांड्स है। जी स्वागत है प्राचा साहब हमारे इस मंच पे। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और जय भीम। जी प्राचा साहब, जिस तरह से हमने अखबारों में, न्यूज़पेपर में आपके बारे में पढ़ा है कि आपके ऑफिस के ऊपर रेड हो गई थी, आपके ऊपर एफआईआर हो गई थी। पहला एक मुद्दा जो आपके घर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर रेड हो गई थी, वो किस कारण से हो गई थी? और अभी कुछ दिनों पहले जो मोर्चा निकला वकीलों का, उस बारे में कुछ बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, जो हमारे ऑफिस के ऊपर रेड हुई थी वो एक बुनियादी मसला है कानूनी। जी, एक क्लाइंट अटर्नी जो रिलेशनशिप होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी कि कोई भी वकील को कोई क्लाइंट अगर कोई बात बताता है या कोई सलाह लेता है या उससे कोई बातचीत करता है तो वो किसी तीसरे आदमी को वकील दे नहीं सकता है, और इसकी जो है इजाजत वकील को नहीं। तो बुनियादी तौर पे मुद्दा यही था मगर उसके पीछे जो राज छुपा हुआ था वो ये था कि हालांकि कोर्ट को भी गुमराह करके वो ऑर्डर लिया गया था, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर जो था गैर कानूनी था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उस ऑर्डर की भी मजामत की और उसको गैर कानूनी बताया। लेकिन बुनियादी मुद्दा एक और था कि कोर्ट को गुमराह करके जो ऑर्डर लिया गया था वो बहुत ही एक महदूद ऑर्डर था कि क्या किसी एक हमारा जो क्लाइंट था उसकी हमने एक ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है या नहीं, ये जानने के लिए अदालत से सर्च वारंट लिया गया था या वारंट लिया गया कि एक ईमेल के जरिए क्या कोई कंप्लेंट भेजी गई थी या नहीं भेजी गई थी, उसका आउटबॉक्स खोल के हमें दिखाना था। हालांकि ये ऑर्डर भी गैर कानूनी था, लेकिन क्योंकि उसको हमने सेट असाइड नहीं कराया था ये किसी बड़ी अदालत से, तब भी हमारे सामने दो रास्ते थे कि हम उस ऑर्डर को माने या ना माने। लेकिन ना मानने से नुकसान ये था कि हमारे जो क्लाइंट थे उसका भी नुकसान होता और लोग, पूरी दुनिया ऐसा सोचती कि पता नहीं हम क्या छुपा रहे हैं। तो हमने इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर मानने का फैसला किया। उसके बाद लेकिन असली मकसद तो उनका बाद में समझ में आया था कि वो हमारे से ना सिर्फ जो दिल्ली में हमले कराए थे आरएसएस और बीजेपी और होम मिनिस्ट्री की जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने पुलिस के साथ मिलके मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, जो कि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए और संवैधानिक जो उनके राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको खत्म करने के लिए जो हमले कराए गए थे उसके सबूत हमारे पास से छीन लिए जाए। बल्कि हम सरकार के खिलाफ जो बहुत सारे दूसरे भी केसेस फाइल कर रखे हैं, जिसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर भी मौजूद हैं जिन्होंने सरकार के, और दूसरे सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जिसमें सरकार की करप्शन और दूसरे गलत कारनामों के खिलाफ बहुत सारी पिटीशंस हमने अदालतों में डाल रखी। तो वो छीनने के लिए आए थे। और उसमें हैरानी की बात यह है कि अमित शाह साहब का नाम वो सो कॉल्ड पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो बार बार धमकी भरे अल्फाजों में ले रहे थे कि आप ये सब केसेस से हट जाइए, सरकार की मुखालफत करना बंद कर दीजिए, नहीं तो जो हाल जज लोया का हुआ था वो आपका भी हो सकता है। ये सब रिकॉर्डेड है। तो
ये पूरा 15 घंटे तक हंगामा चला और जब वो छीनने में नाकाम रहे तो उन्होंने फिर एक और मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कराया लोकल पुलिस स्टेशन में कि हमने उनके साथ मारपीट की और उन्हें कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन करने के लिए नहीं करने दिया। लेकिन ये कंप्लेंट हमारी कंप्लेंट के बाद थी, क्योंकि हमने खुद 100 नंबर पे फोन करके पुलिस बुलाई थी कि ये लोग जो हैं ये हमारे साथ शायद फ्रॉड कर रहे हैं, कि ये आईओ ही नहीं है। तो लेकिन पुलिस ने हमारी कंप्लेंट पे तो एफआईआर नहीं की, लेकिन उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर कर ली हमारे खिलाफ और कि हमने उनके साथ मारपीट की। अब 200 लोग बंदूकधारी, जिसमें से 25 से 30 तक या 20 से 25 तक हमारे ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर थे बंदूकधारी, उनको क्या हम 5-7 लोग मारपीट कर सकते हैं, ये सोचने का मकाम है। लेकिन जो कि कोर्ट ने इसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा था, तो हमने अदालत में ये दरखास्त लगा रखी है कि वो वीडियोग्राफी जो 15 घंटे की कोर्ट के आदेश द्वारा 2 वीडियो कैमरे से कर रहे थे, उसकी एक कॉपी हमें दे दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया पे देख लेगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्या वो लोग इस तरह की धमकियां, हमले कर रहे थे और कानून तोड़ के सारे काम कर रहे थे, या हमने किसी तरह का कानून तोड़ा। लेकिन किसी भी तरह से पुलिस वो वीडियो हमें देने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी ये साफ होती है बात कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये तो रहा हमारे ऊपर जो रेड था उसका सवाल। तो अब पुलिस ने अपनी वो दरखास्त जो उन्होंने कोर्ट में मूव की थी, एक नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अपॉइंट हुए हैं, 2 बल्कि, हमारे केस को देखने के लिए कि, और उन्होंने ये कहा है कि जो एक दरखास्त पुलिस ने पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू जो मूव की थी, जिसमें यह कहा गया था कि जज साहब को जाके पुलिस की कार्रवाई जो अधूरी रह गई थी रेड की, उसको पूरा कराना चाहिए। जज साहब को खुद ब खुद जाके मौके का मुआयना करना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन ये नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने विड्रॉ कर ली है। तो इसी से ये बात साफ हो जाती है कि जो झूठ बोलते हैं उनके पैर नहीं होते। तो ये पुलिस नहीं, चोरी का काम कर रही थी, इसीलिए वो दरखास्त भी विड्रॉ कर ली। उसके बाद जो बुनियादी मसला एक आ गया कि क्या वकील, महमूद प्राचा का तो एक केस है, उसमें हम जो भी अपना दिफा कर रहे हैं उसको हम अपने आप कर रहे हैं, और वो हम इंशाल्लाह ताला कर भी लेंगे, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान और कानून जो है इतना मजबूत अब भी है कि बावजूद सब मुश्किलात के, बावजूद सब तरीके के दबाव के जो सरकार ने डाल रखे हैं, यहां तक कि जुडिशरी पे भी, जिसका जिक्र 4 सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था अभी 2-2.5 साल पहले, उसके बावजूद भी भारत के संविधान में और उसकी कानून व्यवस्था में इतनी ताकत है कि न्याय आज भी मिल सकता है अगर, लेकिन उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कोशिश ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इसमें बुनियादी सवाल जो संविधान का आता है और देश में न्याय व्यवस्था का, यानी कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जिससे एक आम आदमी को न्याय मिलता है, जो संविधान ने हमें गारंटी किया है, उसमें सबसे अहम कड़ी जो होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण या अहम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, वो वकील कम्युनिटी, वकील। क्योंकि अगर कोई अदालत को एक आम नागरिक या एक आम शहरी अप्रोच करना जाना चाहता है तो वो वकीलों के थ्रू ही करो। अगर वकील डर महसूस करेंगे और उनको आजादी नहीं होगी कि वो अपना प्रोफेशन या जो उनका शोबा है उसमें वो आजादी के साथ बगैर किसी डर के उसको अंजाम दे सकें अपने काम को, तो सारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो चरमरा के गिर जाएगी, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। जजों के सामने भी वकील ही सारी बात पेश करते हैं, अपने आप कोई अदालत में जाने नहीं जाता है। तो इसीलिए बुनियादी मसला यह है कि वकीलों के हकूक जो हैं वो सेफ कैसे किए जाएं, उसके लिए ही वो मार्च किया था, जिसमें सैकड़ों वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट पे जो एक मार्च किया था, और ये गुजारिश के साथ मार्च किया था। एक तो बहुत हजारों लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन किए थे हमारे ऑफिस पे रेड के खिलाफ, लेकिन एक और जो उससे भी ज्यादा जरूरी मांग थी वो हमारी ये है कि क्योंकि ये सरकार इस तरह का कानून पास नहीं करेगी जिसको कहते हैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि वो तो खुद संविधान को, ये सरकार में जो बैठे हैं बड़े बड़े लोगों पे, बहुत सारे लोग पौधों पे, वो संविधान को कमजोर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और उसी वजह से जो वकीलों की आजादी है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो ये सरकार जो है मनुवादी और आरएसएस वाली ये नहीं लाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट को जो एक आर्टिकल 142 है उसमें ये ताकत है कि वो
ऐसी गाइडलाइंस बना सकता है वकीलों की सुरक्षा के लिए, जो वकला हजरात हैं उनकी हिफाजत के लिए, ताकि उनके साथ ये ज्यादतियां ना हो सके, जैसी कि हमारे ऑफिस में रेड करके की गई थी। वो डिमांड लेके हमने ये मुहिम छेड़ी थी, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई। उसमें हजारों लोगों ने साइन भी किया और सैकड़ों लोगों ने मार्च भी किया। लेकिन इसके बाद भी ये मुहिम बहुत तेजी के साथ पूरे मुल्क में अब चलाई जा रही है, जिसमें हर एक बार एसोसिएशन को के अंदर सेमिनार्स और प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की जा सके कि पार्लियामेंट अगर नहीं भी ला रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई व्यवस्था या तरीका और गाइडलाइंस ऐसी तय करे जो कि कानून की ताकत रखते हो और वकीलों की हिफाजत हो सकते, ताकि वो आम इंसान को न्याय यानी कि इंसाफ दिला सके। पूरी परिभाषित जो आपने किया आपके आंदोलन को, अगर उसको आसान शब्दों में मैं कहना चाहूं, अगर वकीलों के ही अगर हुकूक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के क्या रहेंगे। इसीलिए वकीलों के हुकूक और उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसी वजह से आप ये आंदोलन के लिए मजबूर हैं। मैं सही कह रहा हूं सर? जी जी जी, देखिए जैसे किसान अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पूरी देश की जनता को जो आज 1 रुपए में या 10 रुपए में चीज मिल रही है, वो 100 रुपए में या 1000 रुपए में खरीदनी पड़ेगी खाने के लिए सामान। तो पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसी तरीके से ये हम वकील कम्युनिटी भी जो है वो अपनी हिफाजत से ज्यादा उन आम नागरिकों की, उन आम शहरियों की हिफाजत करना चाहते हैं जो अदालत में इंसाफ मांगने आते हैं। अगर वकील ही उनको इंसाफ दिलाने के लिए बहस मजबूती से नहीं कर पाएगा, डरा रहेगा और उस पर दबाव रहेगा, तो आम नागरिक जो है, आम शहरी, आम सिटीजन जो है, उसको न्याय की उम्मीद ही नहीं रहेगी और लोगों का यकीन हमारे संविधान से कमजोर होगा। ऐसा हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि वकीलों की जिम्मेदारी है सबसे बड़ी कि संविधान की रक्षा करे और इस मुल्क में जो अदालतों की इज्जत है उसकी हिफाजत करे। वो इज्जत हम किसी हाल में भी कम नहीं होने देंगे। जी, कुछ 2-4 दिन पहले जस्टिस कोलसे पाटिल भी हमारे मंच पे आए थे। उनसे बातचीत करते समय उन्होंने एक बात की थी कि वो जो आपकी जो अर्जी थी वो उन्होंने बाय हैंड ना लेकर आपको पोस्टल बॉक्स में डालने को बोला था। ये जस्टिस कोलसे पाटिल ने वो हमारा जो मार्च था वो लीड किया था और वो खुद जज भी हैं और जज होने से पहले वकील भी हैं। क्योंकि इसलिए, और ये बहुत ही, इससे सभी को, पूरी लॉयर्स कम्युनिटी को भी बहुत दुख हुआ कि इस तरीके का खुद नहीं लिया गया अपने हाथ से। लेकिन कोई बात नहीं, हम हर तरीके की स्थिति के लिए तैयार हैं। हम अपनी बात जो है शांतिपूर्ण ढंग से और पूरी इज्जत एहतराम के साथ जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके सामने रखते रहेंगे। हम एक परिवार हैं और अपने परिवार में ही जो उसके एक तरह से मुखिया हैं उसके सामने अपनी रिक्वेस्ट रखते रहेंगे, ताकि उनको भी ताकत मिले, सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी जिस कार्रवाई से ताकत मिलेगी, ताकि वो भी महसूस कर सके कि पूरी लॉयर्स कम्युनिटी जो कि लाखों में है हमारे मुल्क में, वो पूरी मजबूती के साथ न्याय व्यवस्था को, संविधान को मजबूत करने के लिए खड़ी है, ताकि न्याय जो है पूरी तरीके से ठीक से हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ताकत हम कम नहीं होने दें। जी जी, अभी अगर आपके मुद्दे पर मैं आता हूं, CAA NRC प्रोटेस्ट के बाद आपका नाम काफी चर्चाओं में आया, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई, आप जो पुलिस की जो कार्रवाई है, आप उस आंदोलन को लेके नजर आती है आपको कि वो आंदोलन में आपने हिस्सा लिया, इस वजह से कहीं ना कहीं पार्शियल होके पुलिस प्रशासन आपके विरोध में कार्रवाई कर रहा है? जी, वो भी एक मुद्दा है। मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि वो भी एक मुद्दा है, मगर वो अकेला मुद्दा नहीं है। CAA NRC प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप है होम मिनिस्ट्री की, उसने पुलिस की मदद से कपिल मिश्रा और दूसरे जो RSS के जो गुंडे हैं और RSS के जो कार्डर्स हैं उनको भेजा। इसलिए ताकि CAA NRC का प्रोटेस्ट, जो कि पूरे देश का संविधान बचाने का प्रोटेस्ट बन चुका था, सिर्फ मुसलमानों का नहीं रहा था और मुसलमानों का था भी नहीं। हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें यह है कि हमने ये बात साफ की कि ये CAA का जो कानून लाया गया है ये संविधान के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये SC ST OBC
और माइनॉरिटीज के भी खिलाफ है कि एनआरसी के कॉम्बिनेशन से, सीए और एनआरसी के कॉम्बिनेशन से मुसलमानों से भी ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का होने वाला। तो जब ये सरकार को समझ में आया कि हम उनकी जो झूठी बात थी कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है जिससे उन्हें फायदा होता है अगर ये बात कही जाती, तो हमने उनको बेनकाब किया और ये बताया कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ज्यादा खिलाफ है, तो हमारे से दुश्मनी बढ़ी। और जो ये उसके बाद हमने 2 दर्जन से भी ज्यादा आरएसएस के लोगों को अरेस्ट भी कराया हमारे ऑफिस ने इन्हीं दंगों में, जिनके सबूत हमने अदालतों के सामने पेश किए, तो मजबूर होना पड़ा न्याय व्यवस्था को भी कि उनको अरेस्ट कराया गया जो जेलों में है कत्ल के मुकदमों में। तो ये सब वजूहात से हमारे से कुछ खास ज्यादा लगाव और दुश्मनी तो आप समझ ही सकते हैं मनुवादियों की है कि, और तीसरी बात ये कि हम किसी भी हालत में डरने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सभी वकीलों को भी डराने की कोशिश की है जो इसमें मजलूमों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जर्नलिस्टों को डराते हैं, जैसे दूसरे लोगों को डराते हैं, उस तरह से वकीलों को भी डराया जा रहा था इन केसेस में। मगर ना हम डरे, ना हम डरना जानते हैं और ना ही हमें कोई डरा सकता है। सिर्फ हम अल्लाह ताला से डरते हैं और कोई भी हमारे से बुरा काम ना हो उससे डरते हैं। भारत की संविधान की रक्षा करना एक वकील की हैसियत से हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, एक नागरिक की हैसियत से सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। तो इसीलिए हमसे थोड़ी लगाव और दुश्मनी ज्यादा है पॉलिटिकल लीडरशिप को होम मिनिस्ट्री में। और एक मुद्दा मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मतलब एक को लग के 2 मुद्दे हैं। एक जामिया मिलिया के मसले पे शायद आपने एक पीआईएल फाइल की थी। नहीं, जामिया मिलिया के नहीं, वो सीए एनआरसी का ही मुद्दा था। सबसे पहली पीआईएल रात को हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसमें हमें बहुत अच्छा ऑर्डर मिला था, जिसमें यह कहा गया था कि हमने इंक्वायरी कमेटी की दरखास्त की थी कि ये जो हमले कराए जा रहे हैं और ये जो वायलेंस किया जा रहा है ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड है और सरकार खुद करा रही है ताकि ये पीसफुल जो आंदोलन चल रहा है जिसमें महिलाएं शामिल हैं, जिसमें पूरे देश में इससे बड़ा पीसफुल जो प्रोटेस्ट कभी हुआ ही नहीं आजादी के बाद, उसको वायलेंट करने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। मतलब जो सरकार में गलत अनासिर और जो मनुवादी मानसिकता के अफसर बैठे हैं वो करा रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए कहा था कि इसमें एक कमेटी नहीं बना सकते क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं इतनी सारी, तो आप अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाके इसकी पिटीशंस डाले। तो फिर हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी डाला उसके बाद और दिल्ली हाई कोर्ट में भी डाला, इससे भी डर के जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो जो है उन्होंने ये कार्रवाई हमारे खिलाफ कराई। जी, जिस तरह से कोरोना टाइम आने के बाद प्रोटेस्ट हट गया, प्रोटेस्ट को हटा दिया गया शाहीन बाग से, उसके बाद कई लोगों पे जैसे देशद्रोह के मुकदमे दायर कर दिए गए यूपी के अंडर में, सफूरा जरगर हो या उमर खालिद हो, ऐसे कई एक्टिविस्ट के अगेंस्ट इस तरह के मुकदमे दायर कर दिए गए। लेकिन जो गुर्जर था जिसने शाहीन बाग में आके हवा में बंदूक लहराई थी, या एक नाबालिग लड़का था जिसने जामिया मिलिया में गोली चलाई थी, तो उनके खिलाफ उतने सख्त मुकदमे नजर नहीं आए। मैं कानूनी पहलू जानना चाहूंगा कि जो लोग मतलब एक भाषण पे देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, गोली चलाने पे नहीं लगता है, आम आदमी की ये समझ से बाहर चला जाता है। देखिए, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि ये सब गैर कानूनी काम है और ये इसमें गलती किसी और की नहीं, उन भ्रष्ट और मनुवादी मानसिकता के अधिकारियों की है जो कि कानून का सही पालन नहीं कर रहे, संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे क्योंकि जिनके खिलाफ यूएपीए बनाया गया है, लगाया गया है, वो सब झूठे सबूत हैं, कोई सबूत ही नहीं है। और जिनके खिलाफ सबूत थे उनको आराम से हल्की धाराएं लगा के छोड़ दिया गया। मगर ये सब कार्रवाइयां जो हैं ये जिन पुलिस ऑफिसर्स ने की हैं वो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये अपराध है जो वो कर रहे हैं, तो उसकी सजा उन्हें भारत का संविधान और भारत का कानून जरूर देगा, ऐसा हम आप सब लोगों से वादा करें। जी, और कपिल मिश्रा के बारे में भी मेरे ख्याल से जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ टिप्पणियां की थी, अगर मैं सही गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो उन्होंने भाषण दिया था जाफराबाद में। देखिए, वो जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जस्टिस मुरलीधर ने, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कमेंट्स किए थे, लेकिन उनका बदकिस्मती से ट्रांसफर हो गया अगले दिन।
हाँ खैर वो इशू नहीं है, लेकिन वो इशू सिर्फ उनका स्पीचेस का था, लेकिन हमारे ऑफिस से जो कंप्लेंट्स फाइल हुई हुई है उसमें कपिल मिश्रा साहब को गोलियां चलाते हुए बंदूकधारियों के साथ देखा गया था कि उन्होंने ये सब काम किए हैं, सिर्फ स्पीचेस ही नहीं दी, वो भी अदालत में पेंडिंग है, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त हमने लगा रखी है अदालतों में। इसी से डर के हमारे ऊपर जो ये हमले और हो रहे हैं और जो हमारे खिलाफ जो ये रेड्स हो रही हैं, ये इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रही है। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, कितने दिन में आप इंसाफ देख रहे हैं, आप कितने दिनों में आप इंसाफ आपको मिलता जो हुआ? हालात चल रहे हैं, देखिए ये लड़ाई थोड़ी मजबूती से लड़नी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सभी जो सिस्टम है उसको कोलैप्स किया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है मनुवादी मानसिकता द्वारा। लेकिन सभी लोग भरोसा रखें भारत के संविधान पे, सभी लोग भरोसा रखें भारत की न्याय प्रणाली पे। हम लोग किसी भी हालत में न्याय प्राप्त करके ही रहेंगे। इंसाफ और अंबेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा और नाइंसाफी हारेगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, पीसफुल तरीके से और संवैधानिक तरीकों से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया है कि 1000 तलवारों से ज्यादा एक कलम ताकतवर होती है। तो उनके असूलों पर चल के हम सबको इंसाफ दिलाएंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा। जी, चलते चलते लास्ट जनता के नाम आपका एक कोई संदेश हो? देखिए, भारत के संविधान की रक्षा करना, भारत के संविधान को मजबूत करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और उस आज जो है वो खतरे में है, तो हमें सब चीजें पीछे रख के भारत के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए हमें दिन रात एक कर देना चाहिए, सब लोगों की जिम्मेदारी है। किसी भी हालत में भारत के संविधान को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, उसको कमजोर नहीं होने देना, यही हमारा पैगाम है। जय भीम। जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। जय भीम।